नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययनरत होंगे आपके आगामी सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए। साथियों, अब बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। बिल्कुल 30 डेज़ रिमेन लेफ्ट हैं आपके पास, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के लिए। साथियों, आज हम इस क्लास में CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, मैंने आपके लिए बायलैंग्वेज प्रैक्टिस सेट बनाया है जो मेरे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों साथी हैं उनके लिए, सभी के लिए हेल्पफुल होंगे। मैं साथियों हिंदी में रीड करूँगा और जो मेरे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वह अपने फ़ोन की वॉल्यूम को कम कर सकते हैं या म्यूट करके आप अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, ऐसे तरीकों का प्रयोग करना चाहिए जो कार्यक्रमिक दृष्टिकोणों को मजबूत करें। ऑप्शन सी थर्ड, विविधता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन फोर, विभिन्न विषयों से उदाहरण लेने चाहिए। तो विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ये विभिन्न विषयों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, समस्याओं के उपयोग को बढ़ाकर। ऑप्शन सेकंड, विद्यार्थियों में डर पैदा करके। ऑप्शन थर्ड, निरंतर अभ्यास और कार्यान्वयन द्वारा। ऑप्शन फोर, निश्चित प्रक्रिया अपनाकर। समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो कैसे बढ़ा सकते हैं साथियों? समस्याओं के उपयोग को बढ़ाकर, यानी बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ प्रॉब्लम। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी समस्या समाधान विधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना है, ना कि समाज की समस्याओं के समाधान ढूंढना है। इसे मतलब इसको इस तरह से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है कि जिससे सुसाध्य हो, आराम से किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अधिगम कठिनाइयों वाले छात्रों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड, जटिल शिक्षण व मूल्यांकन संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन थर्ड, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग। ऑप्शन फोर, संरचनात्मक शिक्षण उपायों का उपयोग। अधिगम कठिनाइयों वाले छात्रों के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर आपसे पूछा है, तो क्या नहीं करना चाहिए? यानी जटिल शिक्षण व मूल्यांकन संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जटिल शिक्षण नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, अति सक्रियता। ऑप्शन सेकंड, असावधानी। ऑप्शन थर्ड, कठोरता। ऑप्शन फोर, अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी जो क्रिएटिविटी है उसका जो मेन फीचर्स है वो आपको बताना है। तो उसका मेन फीचर्स क्या हो गया साथियों? तो यानी कि अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है। राइट आंसर हो, ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाए तो वो उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता के प्रयोग करता है और समस्या के समाधान के रूप में एक अधिक से हल प्रस्तुत करता है। तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग को, अपसारी चिंतन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, बिना अवलोकन। ऑप्शन सेकंड, नकल और दोहराव। ऑप्शन थर्ड, रट कर याद करना। ऑप्शन फोर, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है साथियों? तो वो है संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, छात्रों की गलतियों का विश्लेषण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट, कमजोर छात्रों को अलग करने हेतु। ऑप्शन सेकंड, केवल गलतियां सुधारने हेतु। ऑप्शन थर्ड, दंड तय करने हेतु। ऑप्शन फोर, सीखने की प्रक्रिया समझने हेतु। तो छात्रों की गलतियों का विश्लेषण क्यों आवश्यक है? तो आवश्यक है यानी सीखने की प्रक्रिया समझने हेतु। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अभिप्रेरणा कैसे बनाई रखी जा सकती है? ऑप्शन फर्स्ट, आसान कार्य देकर। ऑप्शन सेकंड, रटने पर जोर देकर। ऑप्शन थर्ड, दंड देकर। ऑप्शन फोर, लक्ष्य उन्मुख प्रतिस्पर्धा द्वारा। तो अधिगम की अभिप्रेरणा कैसे बनाई रखी जा सकती है? तो कैसे बना सकते हैं साथियों? यानी लक्ष्य उन्मुख प्रतिस्पर्धा कराकर। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी अभिप्रेरणा को सीखने का मुख्य कारक सीखने की अनिवार्य स्थिति भी कहते हैं। तो अभिप्रेरणा का तात्पर्य क्या होता है कि सीखने के जीवित प्रयास भी हैं और अभिप्रेरणा व्यवहार को अर्जित करती है और इसे बनाए रखने में सहायक होती है। तो याद रखिएगा, यह व्यवहार को निर्देशित, चयनित, नियमित और लक्ष्योन्मुख भी करने में उत्तरदायी है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप अपने एग्जाम्स में 100% सफल हों और बेस्ट स्कोर आप अपना कर सकें एग्जाम्स में, और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथियों, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप और अन्य भी सब्जेक्ट्स के वीडियो देखना चाहते हैं, अगर सीटेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीटेट की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाके सारे वीडियो विजिट कर सकते हैं और अपने प्रैक्टिस को और भी बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शर्मिंदगी क्या है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, सीखने को बढ़ाती है। ऑप्शन सेकंड, बार बार होनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड, संज्ञान से असंबंधित है। और ऑप्शन फोर, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो शर्मिंदगी यानी कि जो एम्बैरेसमेंट है साथियों, वो क्या है, तो वो संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिविटी इफेक्ट्स कॉग्निशन, सो संज्ञानात्मक पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो, यानी कि क्योंकि शर्मिंदगी बच्चों के मानस पर क्या करती है, जो मन मस्तिष्क पर क्या गलत छाप डालता है और बच्चे अधिगम में क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा शर्मिंदा बच्चों को नहीं करना चाहिए क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संरचनावाद के अनुसार बच्चे ऑप्शन फर्स्ट सक्रिय रूप से सीखते हैं। ऑप्शन सेकंड, पुस्तकों पर निर्भर होते हैं। ऑप्शन थर्ड, निष्क्रिय होते हैं। ऑप्शन 4, केवल शिक्षक पर निर्भर होते हैं। तो संरचनावाद के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं, तो वो होते हैं सक्रिय रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज होता है क्योंकि, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, अधिगम के लिए सही धारणा कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट, प्रयास से फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन सेकंड, असफलता नियत है। ऑप्शन थर्ड, योग्यता विकसित हो सकती है। और ऑप्शन 4, योग्यता स्थिर होती है। तो अधिगम के लिए सही धारणा कौन सी है, तो अधिगम के लिए सही धारणा ये है कि योग्यता विकसित हो सकती है, यही सही धारणा है इसकी। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। संकल्पनात्मक समझ बढ़ाने में कौन सी विधि सहायक है। ऑप्शन फर्स्ट, बार बार परीक्षा। ऑप्शन सेकंड, खोजवश संवाद। ऑप्शन थर्ड, प्रतियोगिता। और ऑप्शन 4, पुस्तक केंद्रित पढ़ाई। तो संकल्पनात्मक समझ बढ़ाने में कौन सी विधि सहायक है, तो वो यानी कि खोज व संवाद, जिसको एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशंस कहते हैं, यानी अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सीखना कठिन होता है जब ऑप्शन फर्स्ट, सामाजिक संदर्भ में हो। ऑप्शन सेकंड, अनेक रूपों में प्रस्तुत हो। ऑप्शन थर्ड, सूचना टुकड़ों में दी जाए। ऑप्शन 4, छात्र प्रेरित हों। तो सीखना कठिन होता है जब, कब होता है साथियों, सीखना कठिन जब सूचना टुकड़ों में दी जाती है, तो सीखना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन फ्रैगमेंट्स, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इससे बच्चों में क्या होती है, जो सृजनशीलता का विकास होता है वो बच्चों में नॉर्मस से परिचित होते हैं, यानी कि धीरे धीरे हो पाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या है, आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट, संतुलित उत्तेजना बिना डर। ऑप्शन सेकंड, न उत्तेजना न डर। ऑप्शन थर्ड, उच्च उत्तेजना उच्च डर। और ऑप्शन 4, कम उत्तेजना अधिक डर। तो सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या है, तो यानी संतुलित उत्तेजना बिना डर, यानी कि मॉडरेट अरेशन एंड नो फियर। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम की सर्वोत्तम जो अवस्था होती है वो संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं होना चाहिए, तभी बच्चा अच्छे से अधिगम या सीख पाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रतिबिंबित किया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, ना अनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। ऑप्शन सेकंड, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन थर्ड, केवल आनुवांशिकता पर। ऑप्शन 4, केवल पर्यावरण पर। तो बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रतिबिंबित किया जा सकता है साथियों, तो वो किया जा सकता है यानी आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, यानी कि इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक कार्य के दौरान सपना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को कैसे पूरा कर सकती है। लेवगत्स्की के अनुसार यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है आत्म केंद्रिता। ऑप्शन सेकंड, भावनात्मक विकास। ऑप्शन थर्ड, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। ऑप्शन 4, स्वनियमन। तो एक कार्य के दौरान सपना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य को कैसे पूरा कर सकती है। तो लेवगत्स्की के अनुसार यह दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है स्वनियमन को। ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, यानी कि जब एक कार्य के दौरान सपना स्वयं से बात कर रही है तो यानी वो नियमन को अपना रही है। तो ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना। ऑप्शन सेकंड, उच्च अंक लाने वालों को पहचानना। ऑप्शन थर्ड, विद्यार्थियों को नामांकित करना। ऑप्शन फोर, योग्यता के आधार पर समूह बनाना। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए, तो क्या लक्ष्य होना चाहिए इसका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना। यही है जो आपका असेसमेंट होता है, एवोल्यूशन होता है, वो उसका यही सबसे मेन एम होना चाहिए। तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पहचान करना, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या, क्यों, कैसे जैसे संकेत देने की रणनीति वाइगोत्स्की के अनुसार क्या करती है। ऑप्शन फर्स्ट, छात्रों में प्रयास एवं विकास प्रवृत्ति पैदा करना। ऑप्शन सेकंड, अधिगम में बाधा डालना। ऑप्शन थर्ड, छात्रों को दंडित करना। ऑप्शन फोर, पाठ्य सामग्री कम करना। तो क्या, क्यों, कैसे जैसे संकेत देने की रणनीति वाइगोत्स्की के अनुसार क्या करती है, तो ये दर्शाती है पाठ्य सामग्री कम करना, यानी कि जो रिड्यूस लर्निंग कंटेंट है उसको कम करना। ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लड़के रोते नहीं हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। ऑप्शन फर्स्ट, लैंगिक समानता। ऑप्शन सेकंड, लैंगिक संवेदनशीलता। ऑप्शन थर्ड, लैंगिक रूढ़वादिता। ऑप्शन फोर, लैंगिक न्याय। तो लड़के रोते नहीं हैं, यह कथन क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि लैंगिक रूढ़िवादिता। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप जो होता है उसको दर्शा रहा है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन फर्स्ट क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट, ज्ञान निर्माण के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन सेकंड, छात्रों को अंकों से बांटा जाता है। ऑप्शन थर्ड, कठोर पाठ्यक्रम अपनाया जाता है। ऑप्शन फोर, प्रतिस्पर्धा पर जोर होता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में यानी कैसी होनी चाहिए प्रगतिशील कक्षा, तो यानी ज्ञान निर्माण के अवसर दिए जाने चाहिए, यही होनी चाहिए एक प्रगतिशील कक्षा की पहचान। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी ने, उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और उन्होंने यही बताया था कि कैसी होनी चाहिए प्रगतिशील कक्षा, ज्ञान निर्माण के अवसर देने वाली होनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। कोहलबर्ग के अनुसार दूसरों की स्वीकृति के लिए सही कार्य करना किस स्तर का संकेत है। ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रथागत स्तर। ऑप्शन सेकेंड, अमूर्त स्तर। ऑप्शन थर्ड, प्रथापूर्व स्तर। ऑप्शन फोर, प्रथागत स्तर। तो कोहलबर्ग के अनुसार दूसरों की स्वीकृति के लिए सही कार्य करना किस स्तर का संकेत है, तो यानी प्रथागत स्तर का, यानी कि कन्वेंशनल लेवल का ये संकेत है। तो ऑप्शन फोर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा था, कोहलबर्ग ने कहा था कि किशोरों और वयस्कों के बहुमत जो होते हैं वो पारंपरिक नैतिकता के मध्य स्तर में आते हैं और इस स्तर पर लोग नैतिक मानकों को आंतरिक बनाना शुरू करते हैं। तो लेकिन जब यह जरूरी नहीं कि उनके सवाल किए जाएं और ये मानक उन समूहों के सामाजिक मानदंडों पर आधारित होते हैं जिनका व्यक्ति हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। समाजीकरण के बारे में सही कथन है। ऑप्शन फर्स्ट, मित्र प्राथमिक, परिवार द्वितीयक है। ऑप्शन सेकेंड, परिवार व मीडिया दोनों द्वितीयक हैं। ऑप्शन थर्ड, परिवार प्राथमिक, विद्यालय द्वितीयक है। और ऑप्शन फोर, विद्यालय प्राथमिक, मित्र द्वितीयक है। तो सामाजिकरण के बारे में सही कथन यहाँ पे आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी परिवार क्या है, प्रथम है, और विद्यालय क्या है, द्वितीयक है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। फैमिली इज प्राइमरी एंड स्कूल इज सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है, क्या कहता है। ऑप्शन फर्स्ट, बुद्धि के कई प्रकार होते हैं। ऑप्शन सेकंड, सभी में समान बुद्धि होती है। ऑप्शन थर्ड, बुद्धि केवल IQ से मापी जाती है। और ऑप्शन फोर, एक बुद्धि बाकी तय करती है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत क्या कहता है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत ये कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। जो ये बहुबुद्धि का सिद्धांत भी किसने दिया था, ये भी याद रखिएगा, जो गार्डनर है उन्होंने दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत। और उन्होंने कहा था कि ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार उन्होंने 3 कारक पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर क्या होता है, बहुकारकी होता है, तथा प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाओं पर जोर देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, आपको 30 में से कितना स्कोर रहा। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। पूर्व संचालन अवस्था में बच्चों की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन फर्स्ट, तार्किक सोच। ऑप्शन सेकंड, संरक्षण की समझ। ऑप्शन थर्ड, अमूर्त चिंतन। ऑप्शन फोर, केंद्रीकरण। तो पूर्व संचालन अवस्था में बच्चों की मुख्य विशेषता क्या है, तो यानी कैसी उनकी व्यवस्था होनी बच्चों के लिए होनी चाहिए, यानी केंद्रीकरण होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंट्रल जो होनी चाहिए, क्लास होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए। तो यानी केंद्रीकरण होता है, सेंट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। विकास के बारे में सही कथन है।
ऑप्शन फर्स्ट केवल बचपन में होता है, ऑप्शन सेकेंड यह बहुआयामी है, ऑप्शन थर्ड सभी संस्कृतियों में समान है, ऑप्शन फोर केवल स्कूल में होता है। तो विकास के बारे में सही कथन आपको बताना है, तो इसका यानी विकास कैसा होता है, बहुआयामी होता है, इट्स मल्टी डायमेंशनल। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी विकास बहुआयामी घटना है और बाहर और भीतर दोनों तल पर होती है। जब आपके पास अधिक धन आएगा तब उसके साथ आपके भीतर अधिक क्या होती है, संतुष्टि भी पैदा होती है। उसी प्रकार क्या होता है, उदासी और अवसाद जाकर आप वहाँ प्रसन्नता छा जाए, और दूसरों की तरक्की से आपको क्या होती है, ईर्ष्या, और ये भी होता है। तो यानी किसी प्रकार यानी बहुआयामी होता है, जो विकास होता है वो डेवलपमेंट उसका क्या होता है, बहुआयामी तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक बौद्धिक मानसिक ये सभी विकास के ही पैटर्न है। ऑप्शन 25, क्वेश्चन 25, वाइगत्स्की के अनुसार अधिगम में किसका महत्व है। ऑप्शन फर्स्ट प्रेरणा, ऑप्शन सेकंड संतुलन, ऑप्शन थर्ड सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन फोर गुणसूत्र। तो वाइगत्स्की के अनुसार अधिगम में किसका महत्व है, तो अधिगम में साथियों किसका महत्व है, तो सांस्कृतिक उपकरण का महत्व है, यानी कि कल्चरल टूल्स। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। यानी कि वाइगत्स्की ने क्या कहा था, सामाजिकरण दृष्टिकोण में जो विकास एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। और वाइगत्स्की ने ये भी कहा था कि बालक के जो संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसकी जो सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया। और इसी के आधार पर वे यह भी मानते थे कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का एक क्या है, महत्वपूर्ण औजार है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाएं कहलाती हैं। ऑप्शन फर्स्ट ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन सेकंड स्कीमा, ऑप्शन थर्ड मानसिक उपकरण, ऑप्शन फोर उद्दीपक अनुक्रिया। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाएं कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं, तो ये स्कीमा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, स्कीमा, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कीमा, यानी एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, और ये क्या होता है, स्कीमा होता है। और जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में ही वर्णित किया था। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट अलगाव का, ऑप्शन सेकंड हर बच्चे के विकास के अवसर, और ऑप्शन थर्ड प्रतिस्पर्धा, और ऑप्शन फोर केवल निर्देश। तो समावेशी कक्षा में जोर होना चाहिए, तो किसका होना चाहिए साथियों, हर बच्चे के विकास के अवसर पर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, RPWD एक्ट 2016 के अनुसार सही शब्द है। अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 इज द करेक्ट टर्म आपको बताना है। तो ये किसके लिए है, तो ये आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट छात्र जिसे दिव्यांगता है, ऑप्शन सेकंड अशक्त छात्र, ऑप्शन थर्ड मंदित छात्र, ऑप्शन फोर विकलांग छात्र। तो RPWD एक्ट 2016 के अनुसार सही शब्द है, तो RPD यानी कि जो ये किसके लिए बनाया गया था साथियों, यानी PWD जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। फिजिकली जो बच्चे होते हैं जो हैंडीकैप्स होते हैं उनके लिए है। तो RPW अधिनियम 2016 में नया कानून न केवल दिव्यांगजन के लिए अधिकारों और प्रवेश को बढ़ाएगा, बल्कि उनके संतोषजनक तरीके से समाज में उनके सशक्तिकरण और सच्चे समावेश को भी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करेगा। और इसमें विकलांगों के यानी जो मौजूदा 7 से बढ़ाकर क्या कर दिए गए थे, 21 प्रकार कर दिए गए थे, यानी 21 टाइप्स की यहाँ पे विकलांगता कर दी थी। पहले 7 टाइप्स की मानी जाती थी, अब मानसिक तौर पे और हर तरीके से जो अगर थोड़ा बहुत भी है बच्चे में नासमझ भी है तो उसको विकलांगता की श्रेणी में रखते हैं। और केंद्र सरकार के पास अधिक प्रकार की विकलांगताओं को जोड़ने की शक्ति भी इसके तहत 2016 एक्ट के तहत मिल गई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा छात्र जिसे दिव्यांगता है। तो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विकास का क्रम है। ऑप्शन फर्स्ट मूर्त अमूर्त सांवेदिक, ऑप्शन थर्ड अमूर्त मूर्त सांवेदिक, ऑप्शन थर्ड सांवेदिक मूर्त अमूर्त, ऑप्शन फोर अमूर्त सांवेदिक और मूर्त। तो विकास का क्रम जो है वो आपको बताना। तो जो विकास का क्रम है साथियों किस प्रकार से है, तो विकास का यानी कैसे, पहले क्या होता है साथियों, पहले सेंसरी होता है, यानी कि जो अगर जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में क्या होता है, विकास पहले सांवेदिक होता है, संवेदनात्मक तौर से जब माता पिता से लगाओ, अपनी फैमिली से लगाओ। फिर उसके क्या होता है, मूर्त में होता है, यानी कि कॉन्क्रीट होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट में जाता है, फिर वो अमूर्त में जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, यानी विकास का क्रम होता है सेंसरी, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। आज के क्वेश्चन 30 पे आते हैं साथियों। उससे पहले अपना राय और अपना विचार और अपना स्कोर जरूर बताएं साथियों। और साथ ही साथ अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छे लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे और आपका प्रिपरेशन जारी रहे। और अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर कर दें। और साथ ही साथ
प्लेलिस्ट चैनल में बनी हो, आप वहाँ पे जाके सारे वीडियो विजिट कर सकते हैं। साथियों आज के लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रगतिशील कक्षा में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट समूह बनाने का आधार, ऑप्शन सेकंड शिक्षण योजना का आधार, ऑप्शन थर्ड बाधा और ऑप्शन फोर्थ शिक्षक की विफलता। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रगतिशील कक्षा में देखा जाना चाहिए, तो किस प्रकार से देखा जाना चाहिए, तो शिक्षण योजना का आधार के आधार पर। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रगतिशील कक्षा में देखा कैसे जाना चाहिए, शिक्षण योजना के आधार पर। यानी अगर प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए शिक्षण योजना के आधार पर। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल मनोविज्ञान के हम लोगों ने आज क्वेश्चंस किए। तो साथियों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।